हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर जो मैंने कल शुरू कराया केमिस्ट्री का पोर्शन दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिनका हम रोजाना दैनिक वे में कार्य करते हैं। इस चैप्टर की जहाँ से शुरुआत होती है वो एसिड बेस और सॉल्ट से होती है, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण, इनके बारे में अम्ल, क्षार और लवण, इन तीनों के बारे में मैंने कल के पार्ट फर्स्ट में बताया आपको कि अम्ल क्या है, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। स्वाद के आधार पर अम्ल जो होते हैं ये खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद के आधार पर कड़वे होते हैं और लवण इनका स्वाद होता है खारा। बात आती है इनका लिटमस पत्र पर। अगर हम प्रभाव देखें तो लिटमस पत्र पर प्रभाव के लिए यदि अम्ल की बात की जाए तो अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीले में परिवर्तन करते हैं। लवणों का लिटमस पत्र पर इतना कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ये तब मिलता है जब कोई भी अम्ल या तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करता है या प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से क्रिया करता है, तो क्षारीय और अम्लीय लवण मिलते हैं। बाकी का यदि दोनों प्रबल हैं, प्रबल अम्ल यानी कि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार बराबर क्या होता है, उदासीन लवण। उदासीन लवण। दूसरा आता है दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, यहां पर भी बनता है उदासीन लवण। यदि प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार तो हो जाता है अम्लीय लवण, और यदि प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल है तो होगा ये क्षारीय लवण। इनके बारे में मैंने आपको कल बताया कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, इसका एग्जांपल आप लोगों को मैंने कल बताया। इनका चारों के उदाहरण केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आते हैं वो इन उदाहरणों को मैंने आपको बताया। इनके बाद में आती है आर्रेनियस की संकल्पना। विभिन्न वैज्ञानिकों ने, ये तो सीधी परिभाषा थी, ये हमने इनकी पहचान के आधार पर बताया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। अम्ल अंग्रेजी भाषा के एसिड शब्द से बना है। एसिड का मतलब होता है लैटिन भाषा में खट्टा। जबकि क्षारों की परिभाषा अगर हम देखें तो क्षार जो होते हैं ये जितने कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पर ये चिकने होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लवण जो होते हैं ये अम्ल और क्षारों की क्रिया के फलस्वरूप हम लोगों को प्राप्त होते हैं और तब जाकर के इनका प्रभाव हम पीएच स्केल पर प्राप्त करते हैं। बात आती है अम्ल और क्षार की परिभाषाओं की। अम्ल और क्षार की परिभाषा विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार प्रस्तुत की। इन्हीं वैज्ञानिकों में परिभाषाओं के आधार पर मैं सबसे पहला जो वर्गीकरण एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं वो है आर्रेनियस का सिद्धांत या आर्रेनियस की संकल्पना। वैज्ञानिक आर्रेनियस ने 1887 यानी कि 1887 आर्रेनियस की संकल्पना के आधार पर अम्ल व क्षार। आर्रेनियस की संकल्पना के आधार पर अम्ल और क्षार हम देखते हैं तो आर्रेनियस ने यह बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं।
उन्हें अम्ल कहते हैं। ये तो अम्ल की परिभाषा थी इनके अनुसार। क्षार की यदि परिभाषा की बात की जाए तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको जलीय विलयन में आयन घोला गया, घोलने के उपरांत जो हाइड्रोजन आयन यदि व्यक्त कर रहे हो तो वो अम्ल कहलाते हैं। यदि वो जलीय विलयन में अपघटित होने के उपरांत OH माइनस आयन यदि व्यक्त करते हो तो ऐसे आयन युक्त जो पदार्थ होंगे वो सभी पदार्थ क्षार कहलाते हैं। अम्लों के उदाहरणों की यदि बात की जाए तो अम्लों के उदाहरणों में एग्जाम्पल फॉर अम्ल, यानी कि अम्ल के एग्जाम्पल में अम्लों के एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका हम लोग क्या बनाते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं। AQ एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री में काम में लिए जाते हैं। इन सिंबलों में हम लोग देखते हैं कि मैं सीधा सा कुछ सिंबल बता देता हूं। जैसे इसका हमने प्रयोग किया किसी भी तत्व के साथ में तो इसका मतलब होता है ठोस। यदि हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं L का तो ये होता है द्रव। यदि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं G का तो ये होता है गैस। यदि हम इस तरीके का सिंबल प्रयोग कर रहे हैं ऊपर की ओर तो इसका मतलब होता है गैस का उत्सर्जन, गैस उत्सर्जन। यदि हम सिंबल इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है अवक्षेपण। यदि इस सिंबल का प्रयोग किया जा रहा है तो ये समीकरण चिन्ह होता है, या दिशात्मक चिन्ह भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, दिशात्मक। इनके बाद में एक और आता है AQ, इसका मतलब होता है एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। ये सिंबल हम लोगों को याद रखने हैं केमिस्ट्री में। हम जिन भी तत्वों का हम प्रयोग करेंगे उन तत्वों की कंडीशंस, उनकी अवस्था के आधार पर हम ये सिंबल लगाते हैं। इनमें मुख्य रूप से इन सिंबलों को लगाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये काम में लिए जाते हैं, समीकरण का चिन्ह काम में लिया जाता है, और ये पदार्थ की प्रकृति के आधार पर काम में लिया जाता है। एक्वस यानी कि AQ, AQ यानी क्या बनाया हमने, जलीय विलयन। परिभाषा के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, अब ये जलीय विलयन हो गया एक्वस, जलीय विलयन में अपघटित होकर के, ये रासायनिक चिन्ह लगाया H प्लस Cl माइनस, हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस। अब ये कैसा है हाइड्रोजन और Cl माइनस, ये भी क्या है AQ है और ये भी क्या है AQ है। यहां पर हमने क्या बना दिया, इनका जलीय विलयन बना दिया। तो इनमें से अब निकला कौन सा, हाइड्रोजन गैस, H प्लस आयन मुक्त किया इसने, H2SO4 दूसरा एग्जांपल, H2SO4, इसका भी हमने क्या बनाया, जलीय विलयन बनाया। रासायनिक अभिक्रिया में H2 प्लस SO4 माइनस, इसमें भी H प्लस आयन है, इसका हो गया, ये हो गया। अगला एग्जांपल ले लेते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का भी यदि हम जलीय विलयन बना दें तो H प्लस NO3 माइनस। ये जितने भी एग्जांपल मैं बता रहा हूं ये सभी इसी तरीके से CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का यदि हम लोग लें तो इसमें सिंबल H प्लस CH3COO माइनस और हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3, समीकरण H2 प्लस HCO3, H प्लस HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं ये सभी किसके हैं, अम्लों के हैं। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, आरएनएस की संकल्पना का प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरएनएस की संकल्पना के आधार पर अम्ल और क्षारों को परिभाषित कीजिए। आरएनएस की संकल्पना के आधार पर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन छोड़ते हो, वो अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के OH माइनस छोड़ते हैं वो क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, CH3COOH, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सभी अम्ल हैं। इन सभी अम्लों की यदि हम लोगों ने क्रिया कराई तो क्रिया कराने के उपरांत इन सब में हम देख सकते हैं H प्लस आयन मुक्त हो रहा है।
यहाँ पे भी H प्लस आयन, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस। तो जिनमें हाइड्रोजन आयन निष्कासित होता है वो सभी अम्ल कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है इसका क्षार, और क्षारों के एग्जाम्पल के लिए क्षार यानी कि बेस, इसके एग्जाम्पल में यदि हम देखें, क्षारों के एग्जाम्पल में यदि हम लोग देखना चाहें तो क्षारों में जैसे KOH, इसका पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन K प्लस OH माइनस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, समीकरण Na प्लस प्लस OH माइनस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, समीकरण मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यदि हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे तो Mg प्लस 2OH माइनस। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड शब्द जब जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है वो OH का है पीछे की तरफ, और आगे यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो किसका है, अम्लों का है। सीधा सा इनमें हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादातर एक एसिटिक एसिड को छोड़ने के उपरांत जितने भी हैं, सीधा समझने के लिए हम जिनमें H प्लस आयन आएगा अर्थात HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, CH3COOH, इसके अलावा ये क्या है, अम्ल है। दूसरी बात, क्षारों में यदि हम जाएं तो क्षारों में यदि हम जाएं तो KOH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। तो जितने भी ये हैं ये सब क्या है, क्षार हैं। अब हम इनमें एक चीज कॉमन देखते हैं, इनमें जितने भी जुड़े हैं उनमें सब में पहले क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, H जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं, केवल एसिटिक एसिड को छोड़ के। यहां पर हम देख सकते हैं सब में पीछे क्या जुड़ा हुआ है, OH, यहां देख सकते हैं OH, सब में पीछे की तरफ क्या है, OH, और इनमें सब में आगे की तरफ क्या है, H। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनके अलावा अगर हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं CH3COOH की, तो एसिटिक एसिड एक अम्ल होता है, अम्ल ही है, लेकिन इसमें इस इन एग्जाम्पलों से थोड़ा सा अलग आ जाता है क्योंकि इसमें आगे कार्बनिक समूह जुड़ा हुआ है। लेकिन एसिटिक एसिड ये भी जलीय विलयन के द्वारा अपघटित होगा, जब जल में घोलेंगे अपघटन होने पर ये दो भागों में बढ़ जाता है, H अलग से हो जाएगा इसका, और इसके अलावा जितना भी जो है एसिटिक एसिड में उसमें CH3COO ये पूरा अलग चला जाएगा और ये H इसका यहाँ आ गया, बस बाकी सब में एक ही क्रिया है। और इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों में हम बात करते हैं कि यदि इन पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाए तो इनसे सबसे हम लवण का निर्माण भी करना सीखेंगे आगे चल के। अगला जो पोर्शन होगा उसमें लवण कहाँ से और कैसे प्राप्त होते हैं, मैंने फिर बता रहा हूँ एक बार कि लवणों की प्राप्ति जो होती है वो अम्ल और क्षारों की क्रिया के फलस्वरूप होती है। अम्ल की क्रिया यदि क्षार के साथ करा दी जाए तो लवण प्राप्त होते हैं, क्षार जो होते हैं वो अम्लों को उदासीन करने में सक्षम होते हैं, तो अम्ल जो होते हैं वो क्षारों को उदासीन करने में भी सक्षम होते हैं। इनमें बात आती है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों की, और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की। तो सभी अम्ल जलीय विलयन में जितने भी अम्ल होते हैं, सभी अम्ल जलीय विलयन में क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। सभी अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। यदि इनका जो जलीय विलयन बनाया हुआ है ये जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, तो ये जो H प्लस आयन है ये H प्लस आयन जल से क्रिया कर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अर्थात किसी भी अम्ल का H प्लस आयन प्लस जल का अणु सूत्र होता है H2O, समीकरण H3O,
ये H3O जो होता है इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब बात आती है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों की, और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षारों की। प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल ये वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। पूर्णतया आयनन होने के बाद में दो भागों में विभाजित होकर हाइड्रोजन आयन आसानी से मुक्त कर देते हो, उन्हीं को हम प्रबल अम्ल के अंतर्गत काउंट करते हैं। जैसे यहां पे हम लिख सकते हैं कि कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जिन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, जिन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी कि इनका जो पूर्ण आयनन हो रहा है, ऐसे अम्ल जो किसी जलीय विलयन में घोले गए और घोलने के उपरांत आसानी से वो दो भागों में आयनित हो जाएं, प्लस भाग, और आयनन का मतलब होता है ऋणायन और धनायन। तो जब कोई भी अम्ल जल में घोला जा रहा है तो घोलने के उपरांत वो दो भागों में आसानी से यदि विभाजित हो रहा है तो वो ऐसे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, HNO3 और H2SO4। ये सभी क्या है? प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। इनको यदि हम जलीय विलयन में घोले, मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि जलीय विलयन में घोलेंगे तो इनका यदि हम जैसे HCl है विलयन बनाएंगे AQH+ Cl-, दूसरा HNO3 समीकरण करेंगे H++ NO3, तीसरा H2SO4 समीकरण H2+SO4। तो यहां से H2SO4 ये जितने भी हैं ये सभी क्या हैं? आसानी से जलीय विलयन में अपघटित हो गए। ये ऋणायन हो गए पीछे के, ये धनायन हो गए। H+ आयन कैसा होता है? धनायन होता है, और पीछे जितने भी हैं ये माइनस चिन्ह पे प्राप्त हुआ वो सभी क्या हैं? ये जितने भी हैं वो ऋणायन हैं। मेरा कहने का मतलब सीधा सा यह है कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं? कुछ अम्ल जलीय विलयन में आसानी से या पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जिन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, HNO3 और H2SO4। बात आती है दुर्बल अम्लों की। दुर्बल अम्ल, इसमें हम लिखेंगे कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, पूर्णतः आयनित नहीं होते, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH एसिटिक अम्ल, उसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एग्जाम्पल दुर्बल अम्लों का है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो प्रबल और दुर्बल अम्लों के हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इन्हीं में क्षारों का मैंने एग्जाम्पल्स बताया आप लोगों को। फिर आरएनएस की संकल्पना के अनुसार ही हम लोग देखते हैं कि यदि हम आरएनएस की संकल्पना के आधार पर अम्ल और क्षारों की यदि क्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होते हैं। अर्थात आरएनएस के अनुसार अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर उनका H+ आयन और OH आयनस जो उत्पन्न होता है, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, अर्थात जल का निर्माण करते हैं, और ये क्रिया ऊष्मा मुक्त करती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी कहलाती है। कैसे? अम्लों से क्या उत्पन्न हो रहा है? H+ आयन। क्षारों से क्या प्राप्त हो रहा है? OH- आयन। इन दोनों की यदि आपस में क्रिया कराई जाए H+ OH- तो किसका निर्माण होगा? H2O का, यानी कि जल बनता है। अम्ल H+ आयन देता है, क्षार OH- देता है। H+ आयन प्लस OH- आयन की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे जल प्राप्त हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये जल का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिया कौन सी है? उदासीनीकरण क्रिया है। उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं।
ऊष्माक्षेपी क्रिया। बात आती है ऊष्माक्षेपी किसे कहा जाता है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी आसानी से ऊष्मा निकलती है, वो क्रिया ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण क्रिया क्या है? किसी भी अम्ल की किसी क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। ये दोनों परिभाषाओं को मैं फिर एक बार क्लियर करा के बता दूं। एक परिभाषा आती है, इसमें पहला शब्द लिया है मैंने उदासीनीकरण, जो हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं 7th 8th 9th क्लास में, ये परिभाषा कई बार आई है। इसमें हम लोग देखते हैं उदासीनीकरण में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण कहलाती है। यानी उदासीनीकरण क्या होता है? इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करेंगे, क्रिया करने के उपरांत इनमें लवण तथा जल बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं उदाहरण दे दूं, HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, दोनों प्रबल, ये प्रबल अम्ल है तो ये प्रबल क्षार है, दोनों की प्रबल की यहाँ पे हमने रासायनिक अभिक्रिया कराई, तो ये बना NaCl, Na और Cl, और इसमें अब शेष क्या रहा? प्लस H2O। ये क्या है? लवण है, ये क्या है? जल है, और ये क्या है? यहाँ पे अम्ल, और ये है क्षार। किसी भी अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराने के उपरांत लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह परिभाषाएं हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में नहीं है फिलहाल, लेकिन शब्द आते हैं तो परिभाषाएं पूछी जरूर जा सकती है। केमिस्ट्री में ये नॉर्मली परिभाषा होती है, इनको पूछा जाता है कि उदासीनीकरण क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। इसके एग्जांपल के लिए बात तो ये यहाँ पे हम लोग क्षार की जो हुई है, इसमें ये ही इसमें क्या हुआ है? प्लस ऊष्मा, अर्थात कैसी है ये? ऊष्माक्षेपी। मैंने प्लस लगा दिया इसलिए ऊष्माक्षेपी। अगर ये माइनस होता है यहाँ पे माइनस ऊष्मा, तो ये ऊष्मा शोषी हो जाती। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है क्षेपण करना, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन कर देना। फॉर एग्जांपल मैं एक और बता देता हूं, जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, बिना बुझा चूना, और इस बिना बुझे हुए चूने को लेकर के यदि जल में डाल दिया जाए तो वो क्या होता है? कुछ समय बाद गर्म होकर खोलने लग जाता है। तो वो क्रिया क्या है? ऊष्मा निकल रही है उसमें, तो वो कैसी है? ऊष्माक्षेपी है। प्लस मैंने ये कर दिया H2O, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, तो यह ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। आर्गनेज की संकल्पना उन अम्ल और क्षारों के लिए उपयुक्त थी जिनमें क्रमशः H+ और OH- आयन दोनों थे, परंतु इससे हाइड्रोजन विहीन अम्ल और हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाता है। तब जाकर के इसके बाद में एक और नई संकल्पना आई, नई परिभाषा के अनुसार, और वो संकल्पना दी गई थी ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो इस पार्ट में हमने पढ़ा है आर्गनेज की संकल्पना, मैं फिर एक बार रिपीट करके थोड़ा सा बता देता हूं। आर्गनेज अम्ल क्षार की जो सबसे सर्वप्रथम परिभाषा जो दी, वो आर्गनेज ने 1887 में दी, और उनकी परिभाषा के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलित होकर के, अपघटित होकर के जो H+ आयन छोड़ते हो वो अम्ल कहलाते हैं, जो OH- आयन छोड़ते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अम्लों में मैंने एग्जांपल लिखा है आपको, HCl यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल
H2 प्लस SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 समीकरण H प्लस NO3। इस तरीके से जितने मैंने एग्जाम्पल लिखाए उनके बाद में बात आती है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों की। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों में भी मैंने आप लोगों को ये बताया कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूपेण आयनित होकर के, और वो माइनस और प्लस भागों में विभाजित हो जाए, आयनन जिनका आसानी से हो जाता है पूर्णतः, वो तो होते हैं प्रबल अम्ल, और जिनका पूर्णतः आयनन नहीं होता वो होते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्लों के एग्जाम्पल में मैंने लिखा है एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रबल अम्लों के यदि एग्जाम्पल की बात ली जाए तो सबसे प्रबल होता है HCl, क्योंकि उसकी जो pH स्केल होती है वो 0 होती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सभी इस आर्निश की संकल्पना के आधार पर हम लोगों ने अम्ल और क्षारों को पढ़ा। अम्ल H प्लस आयन देते हैं जो जल के साथ में क्रिया करने के उपरांत हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, यानी H3O बनाते हैं। H प्लस ये प्लस H2O, तो ये क्या बनाया है इन्होंने H3O यानी हाइड्रोनियम आयन बनाया है। उसके बाद में यदि अम्लों का H प्लस और क्षारों का OH, यानी कि अम्ल H प्लस आयन और OH माइनस जब आपस में क्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। ये क्रिया उदासीनीकरण क्रिया होती है। इसी क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी क्रिया भी कहलाती है। दोनों परिभाषाएं मैंने यहाँ पे लिख दी है समझने के दृष्टिकोण से, उदासीनीकरण क्या होता है और ऊष्माक्षेपी क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ ये जो टॉपिक मैंने कराया है आर्निश की संकल्पना, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इस पोर्शन को आप घर पर एक बार बैठ करके लर्न करने का प्रयास करें। यदि इसमें कोई भी टॉपिक में कहीं से भी आप लोगों को कंफ्यूज उत्पन्न होता है तो उसके लिए आप ग्रुप के अंतर्गत जाकर के और कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ से आगे का जो टॉपिक है पार्ट 3 में कराऊंगा, ट्रांसलेट डोरी की संकल्पना। धन्यवाद।